अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है, बैक पेन यानी कि कमर में दर्द बहुत ही कॉमन हो गया है, नेक पेन यानी कि गर्दन में दर्द बहुत ही कॉमन हो गया है, या लेग्स में पेन, नीज़ में पेन, जॉइंट्स में पेन, ये सारी चीज़ें अब बहुत ही कॉमन हो गई है। इन सब चीज़ों का रिलेशन मोस्टली बून डिजीज से होता है। माय नेम इज़ अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम इन्हीं बून डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या है इनके सिम्टम्स, क्या है इनके प्रिकॉशंस और क्या है इनका ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बून्स होते हैं एंड बून इज ए लिविंग कनेक्टिव टिश्यू जो कि ग्रो करते रहते हैं विद ए साइकिल ऑफ रिन्यूअल। यानी कि ओल्डर टिश्यूज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टिश्यूज। इस प्रोसेस को कहते हैं रिमॉडलिंग। जैसे हम अपने घर को पेंट करते रहते हैं ताकि हमारा घर अच्छा लगता रहे, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में ओल्डर टिश्यूज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टिश्यूज ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, फॉर बेटर हेल्थ एंड बेटर वेलबींग। वैसे हमने टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और फुल डिटेल्ड वीडियो देखें टिश्यूज़ के बारे में। बून की हालत जानने के लिए हम बून डेंसिटी टेस्ट करते हैं जिसको BMD टेस्ट कहते हैं, यानी कि बून मिनरल डेंसिटी टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी बून की हालत कंडीशन क्या है। या डेक्सा स्कैन भी करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारी बून की डेंसिटी कैसी है। वैसे हमारी बून की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट द एज ऑफ 20s to 30s। इसके बाद ये नेचुरली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को हम मेंटेन भी रख सकते हैं विद विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी डाइट एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज से। इन चीज़ों से हम इस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ। अब हम बून डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स बिकम वीक, यानी कि बोन्स का कमज़ोर होना या ब्रिटल हो जाना। ब्रिटल का मतलब है हार्ड हो जाना या फिर ऐसी बोन्स बनना जिनका इजीली फ्रैक्चर हो जाए, जो इजीली टूट सकती हो। ये क्यों होता है? जब ये साइकिल, रिन्यूअल साइकिल है, रिमॉडलिंग का साइकिल जो होता है, ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, यानी कि ओल्ड टिश्यूज आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू टिश्यूज। इस वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। ये किन को ज़्यादा असर करता है? बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों को ज़्यादा असर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर है फीमेल्स को करता है। ये ज़्यादातर असर हिप्स में करता है, रिस्ट्स में करता है या स्पाइन यानी कि कमर में करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एट द अर्ली स्टेज इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आता है, लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ सीवियरिटी, जितना डिजीज ज़्यादा बढ़ जाए तो बैक पेन होना स्टार्ट हो जाती है, या स्टूपिड पोस्चर यानी कि इंसान की लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स हो जाना, या लो एनर्जी फील करना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ये किन लोगों को ज़्यादा असर करता है? जिनमें लो कैल्शियम हो। लो कैल्शियम की वजह से बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, या एट द अर्ली स्टेज बोन लॉस हो जाता है। कैल्शियम को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? कैल्शियम रिच फूड खाने से, जैसे कि मिल्क, चीज़, आलमंड और भी बहुत सारी चीज़ों से हम कैल्शियम को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि वो लोग जो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन डेंसिटी कम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, यानी कि वो लोग जिनका स्टोमक का कोई पार्ट रिमूव किया गया हो या फिर इंटेस्टाइन्स का कोई पार्ट रिमूव किया गया हो, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का एरिया लिमिट हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का एरिया लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा बड़ा डिजीज़ है पेजिटस डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो डिसरप्ट करे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन टिश्यूज़ विद न्यू टिश्यूज़, यानी कि नए टिश्यूज़ तो बन रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्टली हो जाता है पेल्विस में, स्कल में, स्पाइन में या लेग्स में। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है लेकिन बहुत ही सीवियर डिजीज़ है। इसकी वजह से हमें मैनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बोन्स का इजीली फ्रैक्चर्ड होना, यानी कि जब बोन्स की डेंसिटी कम हो जाए तो बोन्स इजीली फ्रैक्चर्ड हो सकती हैं। दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है तो हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर सीवियर हेडेक भी हो सकता है। तीसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है प्रेशर ऑन नर्व्स, यानी कि जब न्यू टिश्यूज़ बन रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है तो नर्व्स पे प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एट द अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ की सीवियरिटी जब बढ़ जाती है तो इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पेल्विस में होगा तो हिप में पेन हो सकता है,
अगर ये स्कल में होगा ये डिजीज़ तो हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर सीवियर हेडेक भी हो सकता है। या अगर ये स्पाइन में है तो स्पाइनल पेन हो सकती है या इरिटेशन इन द नर्व्स भी हो सकती है। या अगर ये लेग्स में है तो लेग्स वीक यानी कि कमज़ोर हो सकती हैं। ये इनलार्जमेंट ऑफ द लेग्स भी हो सकता है इस डिजीज़ की वजह से। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यानी कि अगर हम इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले आता है फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मेशन, मतलब बहुत ही ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है हमें। जब डेंसिटी कम हो जाए तो फ्रैक्चर्स इजीली हो सकते हैं। या एट द टाइम ऑफ सर्जरीज हमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। या ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स, ये चीज़ भी हमें इस डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है। हार्ट फेलियर भी हो सकता है इस डिज़ीज़ की वजह से। जब नए टिश्यूज़ बन रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है विद द ओल्डर टिश्यूज़, तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब न्यूली टिश्यूज़ बन रहे हैं बट ओल्ड टिश्यू से रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है तो फिर ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी वजह से वो एरिया जहाँ पे डेंस ब्लड वेसल्स होती है, फॉर एग्जांपल स्कल या स्पाइन, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। या बोन कैंसर भी हो सकता है लेकिन इसके चांसेस 1% हैं, बहुत ही कम चांस है बोन कैंसर होने के। लेकिन ये जो बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं और इन चीज़ों से हमें बचना ही बचना है। तीसरा बड़ा डिजीज़ है ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन इन्फेक्शन। बोन्स में कहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है, या तो ब्लड वेसल्स के थ्रू या सराउंडिंग टिश्यूज़ के थ्रू। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ हैं लेकिन बहुत ही सीवियर डिजीज़ हैं। ये किन लोगों को ज़्यादा असर करता है, स्मोकर्स को, डायबिटीज़ वालों को या किडनी फेलियर वालों को ये ज़्यादा असर करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले सिम्टम आता है इसका फीवर, स्वेलिंग ऑन द इन्फेक्शन एरिया, पेन ऑन द इन्फेक्शन एरिया, या वार्मथ ऑन द इन्फेक्शन एरिया, या रेडनेस ऑन द इन्फेक्शन एरिया, या फिर लो एनर्जी फील करें। ये सारे सिम्टम है ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज़ की। अगर हम काजेज़ की बात करें कि किन चीज़ों से हो सकता है, सबसे पहले ब्लड से होता है कि ब्लड से कैसे हो सकता है। अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी को निमोनिया हो जाए या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाए, इन चीज़ों से बोन में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा बड़ा काज है इंजरीज यानी कि किसी को सीवियर इंजरी हो गई जिसकी वजह से सराउंडिंग में इन्फेक्शन फैल गया तो बोन्स में भी इन्फेक्शन चला गया। तीसरा बड़ा काज है सर्जरीज यानी कि जॉइंट सर्जरीज या फिर फ्रैक्चर सर्जरीज, इन चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है और ये डिजीज़ हो सकता है। फोर्थ बड़ा डिजीज़ आता है ऑस्टियोनेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ ए सेल, यानी कि डेथ ऑफ ए सेल कैसे होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ ए ब्लड सप्लाई। तो ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ ए बोन टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ए ब्लड सप्लाई। इसमें आता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एसेप्टिक नेक्रोसिस या इस्केमिक नेक्रोसिस भी इसमें आता है। ये मोस्टली होता है एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, फॉर एग्जांपल फीमर या ह्यूमरस या टिबिया फेबुला के एंड्स पे हो सकता है। इसकी वजह से हमें आर्थराइटिस हो सकता है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स भी हो सकता है इस डिजीज़ की वजह से। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एट द अर्ली स्टेज इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों को पेन हो सकता है या डिफिकल्टी इन वॉकिंग भी हो सकता है। ये दो सिम्टम्स हो सकते हैं इस डिजीज़ के। अगर हम काजेज़ की बात करें कि किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, अल्कोहल लेने वाले लोगों को ये ज़्यादा होता है, टोबैको सिगरेट पीने वाले यानी कि स्मोकिंग लेने वाले लोगों को ये ज़्यादा होता है। क्यों होता है उनको ज़्यादा? अल्कोहल की वजह से ब्लड वेसल्स पे फैट जमा होता है जिसकी वजह से ब्लड का मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन बोन टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स यानी कि बोन सेल्स जो होती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई डेड हो जाती हैं। स्मोकर्स और अल्कोहल लेने वालों के साथ ये ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर की वजह से कोई नर्व ब्लॉक हो जाती है तो फिर ये डिजीज़ हो सकता है। फिफ्थ बड़ा डिजीज़ है बोन ट्यूमर्स या बोन न्यूप्लाज्म यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स या अनयूजुअल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन में इसके मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओस्टोकॉन्ड्रोमा यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स या नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा यानी कि बोन सिस्ट। तीसरा बड़ा टाइप है जॉइंट सेल ट्यूमर यानी कि एग्रेसिव ग्रोथ ऑफ जॉइंट्स या एनकॉन्ड्रोमा यानी कि कार्टिलेजिनियस सिस्ट।
ये सब टाइप्स हैं बिनाइन ट्यूमर्स के। मैलिग्नेंट बून ट्यूमर्स यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एंड स्प्रेड्स मल्टीपल पार्ट्स, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ मल्टीपल सेल्स जो फैल जाए मल्टीपल पार्ट्स में, जिनमें सबसे पहले आता है कॉन्ड्रोसार्कोमा यानी कि एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, या ऑस्टियोसर्म ये चाइल्ड्स में ज़्यादा होता है, या सेकेंडरी बोन कैंसर यानी कि कहीं और हो फिर बोन्स में आ जाता है, या फिर मल्टीपल माइलोमा ये भी सेकेंडरी बोन कैंसर का टाइप है। अगर हम काजेज़ की बात करें तो जेनेटिक भी हो सकता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, या फिर इंजरी से भी हो सकता है। वैसे ट्यूमर्स के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आज के लिए ये बेसिक टॉपिक है ट्यूमर्स का। सिक्स्थ बड़ा डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो कार्टिलेज होता है जॉइंट्स में जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं वो ख़त्म हो जाना है, इरोड हो जाना है, जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये हिप्स में होता है ज़्यादा, शोल्डर्स में होता है ज़्यादा, नीज़ में होता है ज़्यादा, या फिर स्पाइन में भी ये ज़्यादा होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सीवियर पेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है एट द जॉइंट्स, स्वेलिंग एट द जॉइंट्स भी होती है इस डिजीज़ की वजह से, या लो एनर्जी भी इंसान फील करता है इस डिजीज़ की वजह से, अनेबल टू मूवमेंट भी इस डिजीज़ की वजह से हो सकता है, यानी कि मूवमेंट इंसान अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि कार्टिलेज जो होता है जॉइंट्स में वो ख़त्म हुआ होता है, इरोड हुआ होता है। सेवंथ बड़ा डिजीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी जॉइंट्स का डिजीज़ है, जॉइंट्स का डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक्चुअली, यानी कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ पे अटैक कर सकता है। इसमें भी पेन ऑन जॉइंट्स हो सकता है, स्वेलिंग ऑन जॉइंट्स भी हो सकता है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो फिर कार्पल टनल डिजीज़ हो सकता है, लंग डिजीज़ हो सकता है, या फिर लिम्फोमा भी हो सकता है इस डिजीज़ की वजह से। एट्थ बड़ा डिजीज़ है स्क्लेरोसिस, यानी कि कर्वेचर ऑफ द स्पाइन टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। इसमें क्या होता है, या तो अनइवन शोल्डर होते हैं, अनइवन हिप होता है, या फिर अनइवन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या फिर एक साइड एक ही साइड होता है, या फिर दूसरा साइड दूसरे ही साइड हो जाता है, यानी कि कर्व हो जाता है इंसान की बॉडी को, इंसान के स्पाइन को कर्व हो जाता है। अगर हम काजेज़ की बात करें इनके किन चीज़ों से ज़्यादा हो सकता है, इनमें सबसे पहले आता है बाय बर्थ ये हो सकता है ये डिजीज़, या तो फिर सर्जरीज़ की वजह से ये डिजीज़ हो सकता है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकता है। अगर हम इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं करें तो फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वॉकिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है इस डिजीज़ की वजह से। इन सारे डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, एमआरआई भी करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन ये भी करते हैं, या पेट स्कैन भी करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक स्कैन भी करते हैं, डेक्सा स्कैन भी करते हैं जो कि बोन स्टडी या बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। बायोप्सी टेस्ट भी करते हैं, यानी कि इन्फेक्ट एरिया का टिश्यू लेना, उसको स्टडी करना लैब में ताकि पता चले कि क्या रीज़न है इन्फेक्ट होने के इस बोन टिश्यू को। या फिर हम यूरिन टेस्ट भी करते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट भी करते हैं। अगर हमें इन सारे डिजीज़ों से बचना है तो फिर हमें रिच कैल्शियम फूड खाने होंगे, विटामिन डी मेंटेन रखना होगा अपने बॉडी में, यानी कि मिल्क अच्छे से पीना होगा, पनीर अच्छे से खानी होगी, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाने होंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी होगी, से नो टू अल्कोहल, से नो टू स्मोकिंग, और विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली। इन सारी चीज़ों से हम इन डिजीज़ों से बच सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।